गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से बेटा आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का द्वितीय भाग है उसकी जो चौथी यूनिट है उसका अध्याय नंबर 1 भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्व और गुट निरपेक्षता। हमने अभी तक विदेश नीति के तत्वों और गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में पढ़ा था कि गुट निरपेक्षता की नीति क्या है। दोनों गुटों से अलग रहना, पृथक रहना, सैनिक संधियां न करना, किसी भी सैनिक गुट के साथ या सैनिक संधि न करना, सैनिक गुट में या सैनिक संधि में अपने आप को शामिल न करना और अपना स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व बनाते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुपालन करना, यह क्या कहलाता है? गुट निरपेक्षता कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि नई विदेश नीति का सूत्रपात। मैंने इसका टॉपिक आपको समझा दिया, एक बार पुनः इसको पढ़ेंगे। पिछले कुछ वर्षों से, विशेषकर 2014 के बाद, तो जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत की जो वैश्विक छवि है, या हम मनमोहन सिंह के काल से भी ले सकते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में, लगभग मनमोहन सिंह जी के दूसरे कार्यकाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रथम कार्यकाल के दौरान भारत की जो वैश्विक छवि है ना बेटा, और भारत की राजनीतिक पहुंच, भारत की जो वैश्विक छवि, विश्व में उसकी जो छवि है, उसकी जो भूमिका है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, वह उसकी जो पहुंच है वो बढ़ रही है। भारत के प्रयास, उसकी कल्पना शक्ति और गति के साथ एक नए रूप में बदल गई है। भारत की राजनीतिक पहुंच बढ़ी है, उसके प्रयास बढ़े हैं, उसकी कल्पना शक्ति बढ़ी है, उसकी गति बढ़ी है और एक नए रूप में बदली है। इसके साथ 3 बिंदु जुड़े हैं। कौन कौन से हैं? व्यापार है, संस्कृति है, संपर्क है। व्यापार है, संस्कृति है और संपर्क है। वर्तमान जो भारत का नेतृत्व है, वर्तमान में जो भारत का नेतृत्व है, सशक्त विदेश नीति वर्तमान में नेतृत्व है और विदेशी मंत्रालय की अथक प्रयासों से पिछले, हम 3 वर्ष का नहीं कह सकते, हम 6 वर्ष का कह सकते हैं, क्योंकि ये 2 किताबें 2016 की है बेटा, तो अब 2020 चल रहा है, तो पिछले लगभग 6-7 सालों में आज भारत है वो विश्व के मंच पर छा गया है। तो नई विदेश नीति का सूत्रपात हुआ है। आज भारत विश्व राजनीति में भारत वो छाया हुआ है। कोई भी महाशक्तिशाली देश हो, चाहे अमेरिका हो, सोवियत संघ हो, जिसे हम वर्तमान में रूस कहते हैं, जो रूस हो चाहे अमेरिका हो, कोई भी भारत की अनदेखी है वो नहीं कर सकता। विश्व राजनीति में भारत की धमक, भारत की पहुंच, भारत का सकारात्मक प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है। तो एक नए रूप में भारत की पहुंच बढ़ी है। इसी के साथ 3 बिंदु जुड़े हैं, व्यापार, संस्कृति और संपर्क। आज भारत है वो विश्व राजनीति में छाया हुआ है। इसके रूपांतरकारी कूटनीति की संज्ञा दी जा सकती है। इन पिछले 6 वर्षों में भारत ने अनेक बाधाओं को पार किया है और उसने कई उपलब्धियों को हासिल किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी थी? जुलाई 2015 में, जुलाई 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश के बीच 162 भूमि गलियारों का जो विवाद रहा है, भूमि गलियारों के हस्तांतरण से संबंधित है, हस्तांतरण से संबंधित माना जा सकता है। तो जुलाई 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच में 162 भू गलियारों का जो
विवाद रहा है उसके हस्तांतरण से संबंधित माना जा सकता है, जिसमें भारत को सफलता मिली। इस समझौते से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में जो कटुता थी, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संबंधों में जो कटुता आई थी, उसको दूर किया गया था। दूसरी बड़ी उपलब्धि क्या रही थी? वर्तमान सरकार की, जो मोदी सरकार है, उसका जो पिछला कार्यकाल था, उसके द्वारा 8 नवंबर 2016 को 8 नवंबर 2016 को उसने सरकार ने डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण की नीति अपनाई, जिसके तहत जो पुराने 500 और 1000 के जो नोट थे, उनका चलन या सरकार ने उनको प्रचलन से बाहर कर दिया और उसके स्थान पर नई करेंसी या नई मुद्रा को जारी कर दिया। इससे क्या सरकार का उद्देश्य था? काले धन पर रोक लगाना, अपराधीकरण पर रोक लगाना, आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा देने पर जो सहायक रहा है उसे समाप्त करना। इससे क्या हुआ? न केवल देश बल्कि विदेशों में इसकी सराहना हुई। डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण का ऐतिहासिक निर्णय है वो माना जाता है। डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण के द्वारा सरकार ने पुराने 500 और 1000 नोटों को चलन से बाहर कर नई करेंसी या नई मुद्रा को जारी किया, जो ज़्यादा पारदर्शी है, जो ज़्यादा वैज्ञानिक है, जिसमें फर्जीवाड़ा या जिसे हम कहते हैं नकली मुद्रा की संभावना थोड़ी कम रही है। जहाँ एक और भारत की अर्थव्यवस्था में सुधारने की नई पहल हुई है और दूसरी ओर इससे क्या हुआ? एक तो भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है, विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई, आतंकवाद नक्सलवाद पर रोक लगी है, इसके साथ साथ काला धन भ्रष्टाचार, इस पर भी प्रभावी रोक लगी है। तो अब है 5 मूल सिद्धांत। हमारे 5 मूल सिद्धांत क्या रहे हैं? निरंतर बातचीत करना। हम भारत दुनिया में एकमात्र देश है जिसने आज तक किसी देश पर स्वयं चलकर कभी हमला नहीं किया। तो निरंतर बातचीत, हम मानते हैं कि किसी न किसी या हर प्रकार के जो उलझा हुआ विवाद है, उसका सफल यदि हमें समाधान करना है तो वो टेबल पर ही हो सकता है, राउंड टेबल पे ही किया जा सकता है। जो वर्तमान में आप देख रहे हो बेटा, किसान आंदोलन चल रहा है, ये अंततः सरकार और किसानों को एक टेबल पर आना ही होगा, किसी न किसी रूप में उनको बातचीत करनी होगी। तो इससे क्या हुआ? आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन मिलना, भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि, राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन और भारतीय सभ्यता संस्कृति मान्यताओं का प्रोत्साहन, प्रचार और अभिप्रचार। ऐसे 5 सिद्धांत जो वर्तमान की सरकार की विदेश नीति को प्रेरित करते हैं। तो 5 मूल सिद्धांत क्या है? निरंतर बातचीत करना, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, भारत की प्रतिष्ठा, एकता, अखंडता को सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन, भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार। जो हमारे 5 मूल सिद्धांत रहे हैं, ये हमारे 5 मूल सिद्धांत रहे हैं। 5 मूल सिद्धांत हैं हमारे, जो विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। तो कौन कौन से हैं मूल सिद्धांत? निरंतर बातचीत करना, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना, भारत की प्रतिष्ठा, एकता, अखंडता, सम्मान की वृद्धि करना, राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करना, भारतीय सभ्यता संस्कृति मान्यता को प्रोत्साहन देना। तो 5 मूल सिद्धांत हैं वो रहे हैं। ऐसे 5 मूल सिद्धांत जो वर्तमान सरकार की विदेश नीति को प्रेरित करते रहे हैं। पड़ोसी पहले की नीति, आपको पता है भारत ने हमेशा से अपने पड़ोसी, जो हमारा मानना है कि हम मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। प्रधानमंत्री बनने के बाद जो हमारे वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में 16वीं लोकसभा के तहत पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पड़ोसी पहले की नीति अपनाई। फर्स्ट नेबर की नीति अपनाई, पड़ोसी पहले की नीति। हमने पड़ोसी पहले की नीति को अपनाया है। हमने अपने पड़ोसियों पर पड़ोसी पहले की नीति को हमने अपनाया है। पड़ोसी पहले की नीति को हमने अपनाया है। पड़ोसी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा मानना है कि मित्र बदले जा सकते हैं, मित्र बदले जा सकते हैं,
बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। पड़ोसियों के साथ तो हमें रहना ही पड़ेगा, पड़ोसी नहीं। मित्र बदले जा सकते हैं, शत्रु मित्र हो सकते हैं, मित्र शत्रु भी हो जाएंगे, लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते। तो भारतीय विदेश नीति में एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ है। यह भारतीय विदेश नीति के बुनियादी बदलाव को प्रतिबंधित करता है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी की स्वतंत्र रूपांतरकारी कूटनीति की शुरुआत में देश के नजदीकी पड़ोसियों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने मॉरिशस सहित जो सार्क में शामिल देश हैं, सार्क में शामिल देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। हमने अपने पड़ोसियों के प्रति नीति अपनाते हुए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क स्थापित करके एक अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे पड़ोसी देश जिन्होंने भविष्य और अपने सपने भारत देश के साथ गहराई से जुड़े हैं। इसी कड़ी में भारत की संसद द्वारा बांग्लादेश के साथ सीमा करार की पुष्टि हुई। भारतीय संसद के द्वारा बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के साथ सीमा करार का समझौता हुआ है। भारतीय संसद द्वारा बांग्लादेश के साथ सीमा करार का समझौता हुआ। भारतीय संसद के द्वारा बांग्लादेश के साथ हमने अपने सीमावर्ती जो भारत और बांग्लादेश के बीच में 162 भू गलियारों को लेकर विवाद चला आ रहा था, उस विवाद को भारतीय संसद के द्वारा हमेशा के लिए उसका पटाक्षेप कर दिया गया है। इसी के साथ नेपाल के साथ पनबिजली परियोजनाओं के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। नेपाल के साथ हमने पनबिजली परियोजना, नेपाल के साथ पनबिजली परियोजना के समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत नेपाल के साथ पनबिजली परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत भूटानी 600 मेगावाट खोलोगच्चू पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। अफगानिस्तान की हमारी प्रमुख परियोजनाओं को निश्चित समावधि में पूरा किया गया और 24 वर्ष बाद कोलंबो जाफना रेलवे संपर्क को दोबारा भारतीय सहयोग से खोला गया है। और 24 वर्ष बाद पुनः कोलंबो और जाफना जो लिट्टे का क्षेत्र है, तमिल क्षेत्र माना जाता है, उसको भारतीय रेलवे के सहयोग से पुनः खोला गया है, पुनः उसको प्रारंभ किया गया है। सच्ची मित्रता की भावना से भारत ने अपने संकटग्रस्त पड़ोसियों की सहायता दी है। जब मालदीव में गंभीर संकट में फंस गया था, तब सुचारू रूप से संचालित कार्यक्रम ऑपरेशन नीर के तहत पानी के जहाज और हवाई जहाज के जरिए वहां जल पहुंचाने का वाला देश भारत ही था। तो ऑपरेशन नीर हमने कहाँ चलाया? मालदीव में ऑपरेशन नीर द्वारा
या स्वच्छ पेयजल को पानी को उपलब्ध कराने के लिए भारत ने अपने जलयान अपने हवाई जहाज में स्वस्थ पेयजल उपलब्ध करवाया है और उसकी भूमिका सबसे पहले या इसमें भारत की भूमिका है वो अग्रणी रही है। भारत वहाँ पर ऑपरेशन नीर के तहत वहाँ पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने वाला प्रमुख देश रहा। नेपाल में जब गंभीर भूकंप आ गया तो भारत ने अपने संसाधनों और मशीनरी के साथ इस संकटग्रस्त देश के कष्ट का निवारण करने वाला पहला देश था। तो भारत ने हमेशा संकट की स्थिति में, चाहे नेपाल हो चाहे भूटान हो, तो नेपाल में जब गंभीर भूकंप आया तो भारत ने उसके पुनर्निर्माण के लिए अपने संसाधन, अपने वित्तीय संसाधन, अपने मशीनरी के साथ संकटग्रस्त दोस्त के कष्टों को निराकरण किया था। इसी प्रकार भारत के पड़ोसी देशों के प्रति अपनी कूटनीति में शक्ति, कौशल, ऊर्जा और करुणा समान रूप से पहले हमने लुक ईस्ट की पॉलिसी अपनाई। प्रधानमंत्री जी ने लुक ईस्ट के स्थान पर एक्ट ईस्ट की, तो लुक ईस्ट की पॉलिसी अपनाई थी। हमारी जो पहले जो नीति थी वो लुक ईस्ट की नीति रही, जिसके तहत पूर्व की ओर देखो या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की ओर हमारा ध्यान, हम उनके साथ साफ्टा के तहत मुक्त व्यापार क्षेत्र पर जोर दे रहे थे। अब हमारी जो नीति है वो लुक ईस्ट के स्थान पर एक्ट ईस्ट की हो गई है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो हमारी हो गई है। तो अब हमारी जो नीति है वो एक्ट ईस्ट की नीति के रूप में जाना जाता है। इस नीति के अंतर्गत आर्थिक रूप से गतिशील क्षेत्र में अधिक संघन संपर्क हुआ है। पूर्व में सक्रियता की यह नीति भारत के प्रधानमंत्री सहित अन्य पदाधिकारियों की यात्रा से प्रदर्शित हुई है। प्रधानमंत्री ने हमारे जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो देश हैं, देश के प्रधानमंत्री ने जापान जो हमारा पड़ोसी देश है, म्यांमार जिसे हम बर्मा कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और चीन की यात्रा की। यहाँ तक कि हमने चीन की भी यात्रा की। और विदेश मंत्री जो अब इस दुनिया में नहीं है, श्रीमती सुषमा स्वराज, उन्होंने जो हमारे दक्षिण पूर्वी एशिया में आसियान देश है, सार्क नहीं आसियान देश, जो आसियान 10 देश है, सिंगापुर उनमें से प्रमुख देश जो सिंगापुर, वियतनाम, बर्मा, दक्षिण कोरिया आसियान का सदस्य नहीं है, चीन भी नहीं है, इंडोनेशिया की यात्रा की थी। तो सुषमा स्वराज ने आसियान सहित जो पड़ोसी देश हैं, जिनमें सिंगापुर, वियतनाम, म्यांमार जिसे हम बर्मा कहते हैं, दक्षिण कोरिया, चीन और इंडोनेशिया की यात्रा की। अब है भारत और मध्य पूर्व एशिया, मिडल ईस्ट कहते हैं। भारत का पश्चिम एशिया के देशों के साथ आपको पता है ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है, क्योंकि हम प्राचीन सिल्क रूट से पश्चिम एशिया के देशों के साथ जुड़े हुए थे। भारत में आतंकवाद प्रभाव वहीं से आया था, क्योंकि पश्चिम एशिया में कट्टर धर्मांधता हावी रही है। क्योंकि यहाँ के जो देश हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम आबादी वाले देश हैं, और भारत है वो कट्टर इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित रहा है। धर्मांधता और कट्टरता ने मध्य पूर्व के देशों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माध्यम से भारत में प्रसारित हुआ है। जो आतंकवाद है और धार्मिक कट्टरता है, कट्टरवाद और आतंकवाद, धर्मांधता, कट्टरवाद, इस्लामिक आतंकवाद है, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माध्यम से भारत में प्रसारित रहा है। वैश्वीकरण के युग में जब हम वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, बाजारीकरण और उदारीकरण के इस युग में जी रहे हैं, तो मध्य पूर्व में अभी भी इस अवधारणा का बोलबाला है कि वहाँ के नागरिक है वो आज भी मध्यकालीन मॉडल पर चलने को प्रेरित करते हैं। वहाँ पर कट्टर धर्मांध इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने के प्रयास होते हैं। मध्य पूर्व देशों में एक और सऊदी अरब, जहाँ पे मध्य एशिया के देशों हैं, मध्य पूर्व के एक तरफ देशों में जहाँ से सऊदी और ईरान आदि कट्टर सुन्नी विचारधारा वाले देश हैं, वही ईरान, जो इराक और सऊदी अरब जो कट्टर सुन्नी देश हैं, वही ईरान है जो शिया देश विचारधारा को मानने वाले हैं। तो मुसलमानों में 2 पंथ है, शिया और सुन्नी। शिया और
सुन्नी, शिया और सुन्नी है वो। तो शियाओं का, सुन्नियों का देश सऊदी अरब और इराक रहा है। ईरान के साथ, क्योंकि ईरान में शिया विचारधारा प्रभावित रही है, इसलिए सऊदी अरब और ईरान के संबंध भी हमेशा कटुतापूर्ण रहे हैं। खाड़ी के लगभग सभी देश तेल का उत्पादन करते हैं। खाड़ी के सभी देश, जिनमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, जिसके अलावा गल्फ़ के अन्य देश हैं, जिनमें जो हमारे बहरीन है, कतर है, यूएई है, ये भी देश है वो तेल का भरपूर उत्पादन करते हैं। इसी के कारण वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो तेल पर आधारित है। परंतु भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों की पूर्ति है वो इन मध्य, जो एशियाई देश है, मध्य पूर्व के देश हैं, उन पर निर्भर। इनमें ईरान सबसे महत्वपूर्ण है। ईरान सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान भारत को तेल और गैस दोनों की आपूर्ति करता है। ईरान और भारत आपसी संबंध है वो अच्छे रहे हैं, किंतु अमेरिका और आपको पता है ईरान, इसके साथ इजराइल और ईरान, इसी के साथ सऊदी अरब और ईरान के संबंध है वो भी हमेशा कटुतापूर्ण रहे। इससे भारत के संबंध भी प्रभावित हुए हैं। भारत ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ईरान के जब राष्ट्रपति आए थे, उनके साथ चाबहार पोर्ट को खोलने के लिए भारी मात्रा में निवेश है वो किया है। चाबहार जो है वो, जो कराची की स्थिति है वो हम चाबहार की स्थिति लाना चाहते हैं, जिसके तहत चाबहार से भारत के बीच में व्यापार है वो बड़े, दोनों बंदरगाहों के बीच में व्यापारिक जहाज है वो उनका आना जाना रहे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि खाड़ी में लगभग सभी देश है वो तेल के उत्पादक हैं, उनकी अर्थव्यवस्था वो तेल पर टिकी हुई है। इसके कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था तेल के कारण समृद्ध हुई है। परंतु भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का अधिकांश तेल है वो आयात करता है। इसमें सबसे प्रमुख स्थान सऊदी अरब, ईरान का है। ईरान भारत को तेल और गैस दोनों की आपूर्ति करता है, लेकिन भारत तो ईरान के बीच में संबंध तो मजबूत रहे हैं, लेकिन ईरान के इजराइल के साथ, ईरान के सऊदी अरब के साथ, ईरान के इराक के साथ, ईरान और अमेरिका के साथ हमेशा जो संबंध है वो बहुत ही भयंकर कटुतापूर्ण रहे हैं। इसके साथ भारत ने जो ईरान का प्रमुख बंदरगाह है चाबहार पोर्ट को विकसित करने का भारत ने प्रयास किया है, जिसके तहत चाबहार पोर्ट को विकसित किया गया है और चाबहार में भारत ने भारी मात्रा में निवेश किया है। भारत का उद्देश्य है कि चाबहार पोर्ट है वो, उसका विकास हो और जो गल्फ कंट्रीज है उनमें चाबहार पोर्ट को विकसित करके गल्फ कंट्री के साथ है भारत अपने व्यापार को मजबूत बनाए। एक महत्वपूर्ण पश्चिम एशियाई देश है सऊदी अरेबिया है, और सऊदी अरब पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध फैलाए जाने वाले इस्लामिक आतंकवाद में उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साझेदार रहा है। सऊदी अरब की अब वर्तमान में तो नीति बदल चुकी है, लेकिन जो पहले उसकी नीति थी वो पाकिस्तान को हमेशा मदद करता था, और पाकिस्तान सऊदी अरब की सहायता से, क्योंकि कट्टर इस्लामिक राष्ट्र होने के कारण पाकिस्तान भारत में आतंकवाद और इस आतंकवाद का जहर वो फैलाने की कोशिश करता है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल आयातक देश है। भारत है वो अपनी लगभग सभी जरूरतें, वृक्ष जो तेल की जरूरत है वो आयात करता है, और तेल की आवश्यक पूर्ति के लिए खाड़ी देशों पर भारत पूर्ण रूप से आश्रित है, जिनमें ईरान, सऊदी अरब, इराक, बहरीन, मस्कट, यूएई प्रमुख है। यह कूटनीति व्यवस्था है जहाँ आपको पता है कि भारत के लगभग 70 लाख लोग हैं वो खाड़ी देशों में काम करते हैं। आपको पता है 70 लाख लोग हैं वो खाड़ी देशों में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इसका सकारात्मक परिणाम क्या है कि वो लगभग प्रतिवर्ष 70 लाख जो लोग हैं वो प्रतिवर्ष 35 अरब डॉलर वो भारत में भेजते हैं। 35 अरब डॉलर है वो भारतीय राजस्व कोष में वो क्या करते हैं, भेजते हैं। तो भारत है वो लगभग अपने 70 लाख, भारत के लगभग 70 लाख जो कर्मचारी हैं वो खाड़ी देशों में काम करते हैं, खाड़ी देशों में रोजगार प्राप्त करते हैं और खाड़ी देशों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। इसका सकारात्मक परिणाम क्या है कि भारत के जो 70 लाख मजदूर हैं, श्रमिक है, कामगार है, कर्मचारी है, उद्योगपति हैं, वो लगभग प्रतिवर्ष भारत में 35 अरब डॉलर की जो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा है, करेंसी है, वो वित्तीय प्रेषण भारत में करते हैं, जिससे भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज है, विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तो जैसा मैंने आपको बताया बेटा कि एक और भारत के लगभग 70 लाख लोग हैं वो खाड़ी देशों में काम करते हैं और वो 35 अरब डॉलर की विदेशी महत्वपूर्ण मुद्रा है वो भारतीय राजकोष में
जमा कराती हैं। तो बेटा इसको आपको मैंने जो बताया है इसको लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है। इसको लिख कर याद करना है और पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने, जैसे मैं भी सफ़ेद पन्ने में लिख रहा हूँ वैसे आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।